रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी है। अभी गुज़िश्ता रोज़ी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया। ये इजाफ़ा कितना है, इसके क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को अगले महीने मुतवक्को तौर पर कितने ज़्यादा बिल आ सकते हैं और इसके मईशत पर क्या असरात होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर एनर्जी के माहिर सहाफ़ी हैं हमारे मायानाज़ एयरवाई से इनका ताल्लुक़ है, अली मलिक साहब। हम इनसे जानते हैं कि वो इस सारे इजाफे को कितना दिख रहे हैं। ये भी बताएं कि इजाफा हुआ कितना है और अवाम को अब इस अपने बिल को अपने बजट में महदूद रखने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। जी अली मलिक साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम पहली तो बात यह वालेकुम, पहली तो बात यह कि पहली दफ़ा ये इजाफा नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल की बात की जाए तो पिछले 2 साल में तकरीबन 22 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जो एक सबसे बड़ा इजाफा होता है कि ये जो इजाफा हुआ है ये बेसिक टैरिफ में हुआ है, यानी ये वो इजाफा हुआ है जो आइंदा चंद सालों के लिए या उस वक्त तक जब तक के आपकी मईशत ठीक नहीं हो जाती, ये आपका टैरिफ कैसा रहेगा, इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स लगेंगी। जो 2 साल में इजाफा किया गया है, एक दफ़ा 7 रुपये 90 पैसे किया गया, 7.25 रुपये किया गया, और अब कल जो किया गया है, परसों जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, वो 7 रुपये 12 पैसे कर दिया। यानी अगर इसको हम देखा जाए, और इसके साथ साथ जो उन्होंने जो शहबाज हुकूमत थी PDM के दौर में, जो पिछले देखा जाए पिछले या PDM रही है या निगरान रहे हैं या फिर शहबाज साहब की हुकूमत है, तो इन्होंने तकरीबन 22 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है जो बेसिक टैरिफ में किया है। उसके साथ साथ इन्होंने इस इजाफे के साथ अब जो यूनिट है उसका रेट क्या होगा? वो अब 48 रुपये तक तो पहुंच जाएगा, 48 रुपये 84 पैसे तक। प्लस उसमें अगर आप सेल्स टैक्स लगाएंगे तो वो 52 रुपये से तजावज़ कर जाएगा, जो कि एक एवरेज टैरिफ है आपका तमाम सार्फिन के लिए। तमाम सार्फिन के लिए। फिर इसमें यह है कि जो इस दफ़ा हुआ है कि इन्होंने ये जो एक सबसे बड़ा अजाब है कि आप एक प्रोटेक्टेड, जो IMF की डिमांड थी, एक प्रोटेक्टेड और एक नॉन प्रोटेक्टेड का एक शोशा छोड़ा गया। प्रोटेक्टेड वो है कि अगर एक बंदा अपना जो कंजम्पशन है वो अगर तो रखता है कि एक एवरेज 6 महीने तक उसकी एक एवरेज रहती है, एक खास हद तक 200 यूनिट से या खास हद तक वो रहता है, तो वो प्रोटेक्टेड में रहेगा। जैसे ही वो बेंचमार्क एक्सीड करेगा, एक महीने में अगर उसने फर्ज कर 200 यूनिट से ऊपर चला गया, उसकी लिमिटेशन जो उसकी लिमिट थी वो ज़्यादा हो गई, तो वो अनप्रोटेक्टेड में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो अनप्रोटेक्टेड में गया, अब प्रोटेक्टेड का जो टैरिफ है वो 7 रुपये कुछ पैसे है, जबकि जो अनप्रोटेक्टेड में गया तो वो 16 रुपये कुछ पैसे है। तो वो उसका वहीं से बर्डन स्टार्ट हो जाएगा। और अनप्रोटेक्टेड में मोस्टली जो लोग आ रहे हैं वो अनप्रोटेक्टेड में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सिस्टम डेवलप नहीं है, ना हमारे सार्फिन को पता है कि वो मीटर रीडिंग कैसे करनी है, मीटर कितना है, उनकी कंजम्पशन का पैटर्न क्या जा रहा है। तो इस हवाले से जो कल इन्होंने इजाफा किया है ये एक बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि अगर ये चाहते हैं तो उसको थोड़ा रोक सकते थे, कंपनी में एफिशिएंसी ला सकते थे, बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कुशंस होते हैं, वो उसको कर सकती है। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से रिपीटेडली यही हो रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है IMF की जाने से कहा जा रहा है, या अगर सर्कुलर डेट इनसे मैनेज नहीं हो रहा, सर्कुलर डेट के लिए उसका एक सरचार्ज लगा दो। अगर वैसे कोई जो लॉसेज हैं, जो इनको नुकसानात हैं, कहीं से कुछ अगर कोई इनकी हो रही है तो उसमें क्या कर देगी, टैरिफ बढ़ा दें। सिंपल सा आसान है, टैरिफ बढ़ा दें। फिर उसके बाद होती है एडजस्टमेंट्स। ये टैरिफ वो है जो कि बेसिक टैरिफ है, ठीक है, बुनियादी टैरिफ जिसको हम कहते हैं। एक उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स लगती हैं हर महीने। आप देखते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग रही है। पिछले अगर 2 साल में देखा जाए तो मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कि किसी महीने में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो मंथली है वो माइनस में आई हो, वो प्लस जा रही है। इवन हमने देखा कि 7-7 रुपये की एडजस्टमेंट्स लगी हैं। फिर उसके साथ ये होता है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, जब 2 मरतबा 3 मरतबा फ्यूल की प्राइस नीचे आई है तो वो प्राइस तो माइनस में आनी चाहिए, वो भी नहीं माइनस में आ रही, उसकी क्या वजह है? देखें, वो जो एक जो ये बिजली की कीमत बनती है ना, ये बेसिकली इसकी एक बास्केट प्राइस बनती है। पहले मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा हो रही है। हमारे जो परचेजेस होते हैं वो पहले होते हैं, हम LNG पहले ख़रीद चुके होते हैं, हमने कोयला पहले ख़रीदा हुआ होता है, हमने पानी से डिटरमिन किया होता है कि हमने पानी से कितनी लेनी है। फिर सबसे बड़ा आजकल जो उसमें एक आ रहा है, जो अच्छी एक बात आ रही है, वो न्यूक्लियर आ रही है। हमारा न्यूक्लियर जो उसमें एनर्जी बास्केट प्राइस में जो एटमी प्लांट्स हैं, जो हमारे जो उस पर चलते हैं, वो उनका शेयर जो है वो काफ़ी, वो जो एटमी बिजली है वो उसका शेयर काफ़ी बढ़ चुका है, वो तकरीबन 16% तक आ चुका है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि हम चूँकि इम्पोर्टेड कंट्री हैं, हम सारी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हवा है और पानी है, जिससे बहुत ही मिनिमल एक किस्म की बिजली पैदा होती है। मोस्टली हमारी जो हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल है उससे पैदा होती है। अब इम्पोर्टेड फ्यूल की प्राइस कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। आप देखते हैं कि एक प्राइस अगर LNG की कीमत कम हुई है तो एट द सेम टाइम देखेंगे कोल की कीमत बढ़ गई है। तो जब तक आप इम्पोर्टेड फ्यूल पे आपका डिपेंडेंट रहेगा, आपका ये इशू रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट रहेगा पे मुझे एक सवाल ध्यान में आ रहा है। आपने कहा कि जो न्यूक्लियर पावर है उसका शेयर 16% तक आ गया,
तो इसकी क्या वजह है कि ये इतना कम क्यों है? इसको हम कंप्लीट उससे क्यों नहीं जा सकते न्यूक्लियर जो पावर? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो इतना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो प्लांट होता है ना उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब हाइडल इसलिए हमारा काम है कि हमने हाइडल पे कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। मतलब आप डैम बनाएंगे, फिर उस डैम से पानी निकलेगा तो आपकी बिजली जनरेट होगी। न्यूक्लियर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे या मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा इशू ये है कि हम अपना केस इतना स्ट्रांग डिफेंड नहीं कर सके, क्योंकि दुनिया में कहती है कि अगर हम न्यूक्लियर पे बढ़ा रहे हैं ना तो ये देखते हैं कि यार पता नहीं ये एटम में या ये उसमें हथियारों की दौड़ में पता नहीं क्या करे होंगे। न्यूक्लियर एक तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है, अच्छा, महंगा इन्वेस्टमेंट है। चाहिए। सेकंडली ये है ना कि उसका एक सिस्टम ऐसा है कि आपको ना दुनिया की नज़रें पड़ जाती हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब आपके यहाँ जो कुछ ऐसे सम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपने एक तो इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की ना। पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि यार हमारी बास्केट प्राइस क्या जा रही है, ठीक है, हम किस चीज़ पे ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एलएनजी या पहले आप डीजल मंगवाते थे, पेट्रोल मंगवाते थे, फर्नेस ऑयल मंगवाते थे, वो एक बहुत बड़ा माफिया था इस मुल्क में। अब एलएनजी एट द सेम टाइम एलएनजी एक बहुत बड़ा माफिया बन गया है। तो वो जो पॉलिसी लेवल पे जो इंटरफेरेंस होती है ना वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारा। हमने कभी उस पर सोचा तो ही नहीं है। अली तो जी, उस ये वजह से न्यूक्लियर में इंटरफेरेंस का पीछे रह नतीजा गए। है कि हम जो है वो जो सस्ते ज़राए हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे। जैसे सोलर है, कोल है, गैस है। गैस तो खैर अब ख़त्म हो गई, तो लेकिन लोग अवाम अब सोलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो सोलर पे भी डर रहे हैं कि इस पे भी कोई टैक्स ना लग जाए। तो हुकूमत चाहती क्या है ये बताएं, क्या करना चाहिए? हमको जो सोलर की तरफ जाना चाहिए? सबसे बड़ा बिल्कुल सोलर की तरफ जाना चाहिए। देखें जिसको कहते हैं ना अल्टरनेट, अल्टरनेट यही आपके होते हैं कि आपने चीप रिसोर्स की तरफ जाना था जो कि आप नहीं गए हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना इस मुल्क में सबसे जो मेजर चंक है जो बिजली की पैदावार का वो IPPs। आईपीपीज का है, ठीक है। आईपीपीज के साथ आपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो आपने कोई 2027 तक का एक्सपायर हो रहा है, कुछ 2036 तक एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ उसके बाद हो रहे हैं ना। उनके साथ आपने उनको उस दौर में लाए कि जब वो इस मुल्क में शायद मतलब अब इनको तनकीद की जाती है, लेकिन अगर फेयरली जायजा लिया जाए वो ना थे तो तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाते हैं। पहले हमारे पास पहले एलएनजी का नाम ही नहीं होता था, अब एलएनजी एक फ्यूल आ गया है। पहले सोलर इतना चीप नहीं था जितना अब हो गया है ना। उस वक्त हमने आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट्स किए कि आप आएँ हमारे पास, मेहरबानी करके हमारे मुल्क में बिजली पैदा करें, हम आपको सॉवरन गारंटीज दे रहे हैं कि हम आपको भरपूर। हाँ, ये गलती ये की गई है कि उनसे ये किया गया है कि टेक एंड पे और टेक और पे का जो है ना, बिजली पैदा कर रहे हैं तो भी हमने पैसे देने हैं, नहीं पैदा कर रहे हैं तो भी हमने पैसे ये बड़ा देने हैं। अजीब मुआहदा है कि आप बिजली नहीं बना रहे फिर भी हमने पूरी पेमेंट करनी है। इसलिए कि इसका जब हल आप, क्या है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उनके साथ रिव्यू में जाएं। जैसे कि साबका पीटीआई की गवर्नमेंट ने कुछ रिव्यू किया था। मतलब उन्होंने एक कम से कम एटलीस्ट मुल्क की तारीख में ये हुआ है कि उन्होंने थोड़ा सा एक स्टेप लिया है कि यार ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं आईपीपीज, देखा जाए कि इन्होंने पेमेंट्स ली कितनी है हमसे, किसने कितनी बिजली पैदा की है, उसने कमाया कितना है, उसका बनता कितना था। सबसे बड़ा ये देखें कि यार आपने उनको रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया हुआ है। मतलब कल परसों एप्टमा की एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस नोट आया, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने उनका बहुत ज़्यादा शरे मुनाफा आपने उनको दिया हुआ है। सिर्फ वजह क्या है कि बदकिस्मती से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इतने उनको एक मेजर क्वेश्चन दे दिया है कि अब हमारे गले की फंदे बन चुके हैं। आइंदा जो एक साल है, ये जो अभी माली साल जा रहा है, इसमें हमने सिर्फ जो आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है वो 2000 अरब से जायद की करनी है। यानी आपका मेजर जो है वो 60% से ज़्यादा आपकी जो कास्ट होगी वो आईपीपीज वो कैपेसिटी पेमेंट्स में चली जाएगी। और हमारा बाकी टोटल बजट कितना है? सर बजट को छोड़ें, देखें एक बजट बहुत जो बड़ा कि हिस्सा मेरा मतलब है उसमें जा रहा है। आपका सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि इन चीज़ों को ना रिव्यू करने की, अब हर दफ़ा कहा जाता है सबसे बड़ा इशू क्या है कि सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है। पावर सेक्टर आपका जब तक बेहतर नहीं होगा, आपकी लाइट नहीं जलेगी, आपका कोई भी काम सही, ना आपके कमर्शियल सेक्टर चलेगा, ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, और आपकी वो मईशत कोई वो घोड़ा तो नहीं है कि दौड़ पड़ेगा ना। मईशत को चलाने के लिए जब ये सेक्टर्स चलेंगे, मशीनरी आपकी चलेगी, तो ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। और उसके लिए ये है कि आपका पावर सेक्टर जो है वो बेहतर हो, उसमें ये जो लॉसेज हैं, जो पिलफरेज है, उसमें ये जो मिस मैनेजमेंट है, इसको इमीडिएटली ख़त्म किया अच्छा, जाए। आपने शुरू में कहा कि IMF का मुतालबा होता है। IMF ने कभी इनसे ये मुतालबा नहीं किया कि जो आपने अरबों रुपए की फ्री बिजली दी हुई है इसको रिव्यू करें? लेकिन आईएमएफ के सामने क्या किया जाता है, आईएमएफ के सामने भी आप अपनी इकोनॉमी की एक पिक्चर देते हैं ना कि आपके मुल्क में है क्या, ठीक है। आईएमएफ ये कभी भी, आईएमएफ की जो डिमांड्स होती हैं ना, आईएमएफ कहता है कि अपने सेक्टर में बेहतरी लाएं। कैसे बेहतरी लाएं? ऐसे बेहतरी लाएं। अब मसला ये है कि सिंपल सी राय साहब बात है कि जो आपको पैसे दे रहा है ना, उसने कहना है भाई मुझे आप वापस कैसे करोगे। वो आपको सिनेरियो देते हैं। आईएमएफ तो कभी भी नहीं कहता कि आप अपने इदारों में बेहतरी ना लाएं।
उनके तो प्रोजेक्ट्स देखें आप, IMF के देख लें आप, ADB के देख लें आप, वर्ल्ड बैंक के देख लें, वो तो आपके पावर सेक्टर की एफिशिएंसी के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आइस्को ने एक AMI का एडवांस मीटरिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया है, वो उसके लिए उसको आलमी फंडिंग मिल रही है कि यार आप अपना जो बिजली का ये जो सिस्टम है, जो मीटरिंग सिस्टम है, इसको डेवलप करें। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि एडवांस मीटरिंग से क्या मुराद होगी, ये जरा समझाएं पब्लिक को। एडवांस मीटरिंग से वो मुराद होगी कि अभी आपका सिस्टम क्या है कि अभी आपका मीटर रीडर जाता है, पहले वो आपकी बिल की रीडिंग लेता है, ठीक है, वो आपकी मीटर रीडिंग वो भेजता है सिस्टम में आती है, फिर वो जमा होती है, उस हिसाब से बिल जनरेट होता है। यानी अगर 14 या 15 तारीख को एक महीने की मेरी मीटर की रीडिंग हो रही है तो मेरे पास जो बिल आएगा वो कहीं 20-22 के बाद आएगा। जब एडवांस मीटरिंग आ जाएगी ना तो उसमें आपको जो रियल टाइम डाटा होगा ना वो उस मोबाइल पे देख सकेंगे। क्योंकि वो जैसे ही आपसे तस्वीर वो आपने उसमें सिस्टम में भेजेगा, वो सिस्टम में जैसे ही भेजेगा तो वहां तक आपकी उस सिस्टम में एक्सेस होगी, आप देख सकेंगे कि यार आप किस वक्त आपने कितनी बिजली पैदा की, अभी आपकी बिजली है कितनी, आपने कितनी मतलब कितने पैसों की कंज्यूम कर ली है। इवन अगर आप अपने बिल को भी थोड़ा सा नैरो करना चाहें, थोड़ा उसको कम करना चाहें, रिडक्शन करना चाहें, तो आप कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं इतने हज़ार की बिजली इस्तेमाल कर चुका हूँ, इन आवर्स में मैंने इतनी इस्तेमाल की है, इन आवर्स में मैंने इतनी बिजली इस्तेमाल की है। तो जो अभी हालिया इजाफा हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट आने जा रहा है वो बताएं जरा आवाम पे। सर इम्पैक्ट अवाम पे मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पहले भी अवाम तो पहले भी बिल नहीं दे सकती ना, मतलब ये बीट रिपोर्टर मुझे पता है कि यार लोग बेचारे नहीं दे सकते। एक एवरेज जो आजकल बिल आ रहा है वो भी डबल डिजिट से ऊपर आ रहा है। मतलब पहले होता था 4-5 हज़ार बिल होता था, आजकल तो 15-20 हज़ार से कम किसी का है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और सबसे उसमें फिर एक बहुत अजाब और ये इस इजाफे से पहले का है 15-20 हज़ार, ये जो कल इजाफा हुआ है पहले का बता रहे हैं, इससे मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो जब आएगा तो जाहिर सी बात है सर, जैसे आ रहा है अब पर यूनिट अगर आपको 7 रुपए लगाते हैं, ठीक है, तो आप देख लें कि यार उसमें जब आप 200 या 300 से उसको ज़रब देते हैं तो वो कहाँ जाके खड़ा होगा। पहले ये होता था कि चले नेपरा किसी हद तक ये था कि एक क्वेश्चन था कि आपका बिल, मेरा बिल ज़्यादा आ गया है, मैं जाके किससे करा लूँगा, चलो ये बटन मैं नेक्स्ट मंथ दे दूँगा। अब मसला ये है कि वो भी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आप अपनी बिल की इंस्टॉलमेंट्स वंस इन कैलेंडर ईयर कर सकेंगे, मतलब एक दफ़ा फिस्कल ईयर में सिर्फ एक दफ़ा आपकी एक साल में एक किस्त हो सकेगी, यानी सार्फिन के पास वो जो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया है। तो ये जब इजाफा लगेगा, फिर जब मैंने आपके पहले अर्ज किया ना कि ये सिर्फ बेसिक टैरिफ नहीं है, ठीक है, ये तो बेसिक टैरिफ है जिसका इंक्रीज हो चुका है। हर बिल में सारिफ के हर महीने के बिल में एक माहाना एडजस्टमेंट लग के आ रही है, एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट लग के आ रही है, ठीक है। क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी कम से कम 3-4 रुपए की होती है, जो माहाना है वो भी इतनी होती है। तो ये कलेक्टिवली जब उसको देखा जाता है, अपना बिल अगर देखें ना तो आपकी एक साइड पे आपकी बिजली की कीमत आ रही है, वो बड़ी कम सी होगी। दूसरी साइड पे आप जब आएंगे ना तो आपका दिमाग तो तब खराब होता है जब वो देखते हैं कि यार ये मैंने टैक्सेस कितने में पे कर रहा हूँ, मैं बिल प्राइस एडजस्टमेंट एक टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं GST, उसके अलावा मैं क्वार्टरली एडजस्टमेंट पे कर रहा हूँ, फिर मैं उनके ऊपर टैक्स की शरह पे कर रहा हूँ, तो वो आपका बिल वहाँ से बढ़ जाता है। याद है ना कि कश्मीरियों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया था, तो उनको जो उनका टैरिफ है बिल्कुल उनके अफोर्डेबल कर दिया गया। वो कैसे किया गया, और क्या जब अवाम जो निकल रहे हैं, आज भी मुजाहरे हुए हैं, आइंदा भी होंगे, तो क्या इनको भी कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए जी, अवाम बात ये है ना कि ये कोई किसी ने जेब से तो देने नहीं है, ये एक मशीनरी है जो चलती है, उस मशीनरी से बिजली पैदा होती है, फिर वो तारों के ज़रिए आगे आती है, फिर वो मशीनरी के ज़रिए आपके घर तक पहुंचती है। ये पूरा एक सिस्टम है ना, इस पर भी पैसे लगते हैं, नो डाउट बिजली पैदा होती है, उस पर पैसे लगते हैं। ये कह दे कि जी हम नहीं देते। आपने बात की कश्मीर की, तो कश्मीर हमारे जो आइस्को के फिगर्स हैं उसमें सबसे बड़ा डिफॉल्टर हमारा आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। अब मसला पैसे डिफॉल्टर्स को मजीद रिलीफ दे रहे हैं, मसला पैसे ना देने का नहीं है, इससे मसले हल नहीं होंगे। दुनिया में कहीं हर जगह जो एक सर्विस लेते हैं ना उसके आप पैसे देते होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको देखना चाहिए कि यार मैं अपनी इस सर्विस में बेहतरी लाऊं। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारी डिस्कोज हैं, वो अपने सिस्टम में बेहतरी लाएं, अपनी लॉसेस ख़त्म करें, अपनी चोरियां ख़त्म करें, अपने सिस्टम में बेहतरी लाएं। अपने जो HR के सिस्टम में जो उसमें है ना, जो इंसानी जो हाथ जहाँ होता है, मीटर रीडर है, आप अक्सर लोग शिकायत देखते हैं मेरे मीटर में तस्वीर नहीं आई जी, नेक्स्ट मंथ क्या होता है, वो जी मीटर लेबॉर्ट्री में गया है जी, अच्छा 35,000 ऊपर पड़ गया जी, क्योंकि आपका मीटर डैमेज है। कॉमन मैन बेचारों को क्या पता कि कहाँ डैमेज था, किसने डैमेज किया है। तो जब तक बिजली कंपनियों में एफिशिएंसी नहीं आती, उन पे जब तक आप उनको जिद्दत नहीं लाते, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेस्टमेंट है ना वो जब तक नहीं होती, और जब तक ये आपके जो एग्रीमेंट्स हैं ये रिव्यू नहीं होते, आप इससे कभी भी नहीं निकल सकते। नतीजा ये निकला कि जब तक हुकूमत इस्लाहात नहीं लाती और डिस्कोज अपनी बेहतरी नहीं लाती कारकर्दगी में, अवाम को ये अजाब भुगतना है। और जो बिल अभी तक 15 से 20 हज़ार आ रहे थे, अगले महीने इससे भी ज़्यादा आएंगे।
एहतजाजी मुजाहरों से भी कुछ हासिल नहीं होगा। नाज़रीन, ये अज़ाब अब आ रहा है, ये तो गर्मियों के मौसम में झेलना ही पड़ेगा। सर्दियों में शायद कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए जब इसकी कंजम्पशन कम होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अली मलिक साहब, आपने तफसील से आगाह किया हमको। इजाज़त दीजिए राशिद और अली मलिक साहब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।